नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी एक्सपायरी की उम्मीद की जा रही है। आज है गुरुवार का दिन और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी करीब 100 अंकों पर ट्रेड कर रहा है 18,366 के आसपास। बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है और 43,000 का जो शिखर है अब वो थोड़ी ही दूर रह गया है। इस वक्त बाजार में तेजी खिलाड़ी आपको हावी होते दिखेंगे। हर दो बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले एक गिरने वाले शेयर है, यानी कि बढ़ने और गिरने वाले जो शेयरों का जो रेशियो है वो है 2:1 का। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आधा % से ज्यादा की कमजोरी हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही शानदार तेजी वहां पर। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में देख रहे हैं कि कल भी बाइंग आई थी और आज भी थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है। इसके अलावा बिस्लरी डील की जो खबर आ रही है, हालांकि भी बातचीत चल रही है। आज हमने खास बातचीत भी की बिस्लरी के मैनेजमेंट से। और टाटा कंज्यूमर में हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा बीपीसीएल, एचसीएल, टेक पावर ग्रिड कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन क्रूशियल जो लेवल होगा देखने के लिए वो होगा 18,400 पर निफ्टी का। क्या उसके ऊपर जाकर निफ्टी की आज एक्सपायरी होगी नवंबर सीरीज की, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि इस शो में सवाल पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं @ET स्वदेश पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और investforedu.com के आदित्य अग्रवाल। रवि और आदित्य, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET स्वदेश पर। आदित्य, पहला सवाल आपसे लेंगे। आज देखिए एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ा सा जोश दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी नया रिकॉर्ड बना दिया है। आप ये बताइए कि आज एक्सपायरी कहां पर, किस लेवल पर निफ्टी की आप देख रहे हैं? बैंक निफ्टी के लिए क्या टारगेट्स होंगे और आपके, और क्या मौजूदा भाव से भी लॉन्ग के मौके बनेंगे, खरीदारी करके चलना चाहिए? अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप है मार्केट में और ये हम कल से देख रहे हैं कि मोमेंटम अच्छा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है निफ्टी में। इनफैक्ट कल भी डे एंड पे बाइंग दिखी थी और आज वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मोमेंटम ऊपर की तरफ। 18,400 का एक लेवल जरूर है जहाँ पे काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है कॉल साइड में। एंड आज एक्सपायरी है तो वो एक लेवल वॉच करने जैसा रहेगा। पर्सनली मुझे चार्ट्स देख के लग रहा है कि शायद मार्केट उसके ऊपर क्लोज करेगा। सो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है स्पेशली निफ्टी में। अगर कोई अभी फ्रेश एंट्री करना चाहे तो अभी भी देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए नीचे 300 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर 450 से 500 का टारगेट मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट में बनता है। आज एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी मार्केट में, तो थोड़ा कॉशियस बरते हैं। लेकिन मोमेंटम और सेटअप के हिसाब से तो जरूर लग रहा है कि निफ्टी एक बार 18,450 500 की तरफ रुख करना चाहिए आज। तो जो सॉलिड तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी और बैंक निफ्टी में भी तेजी मेरे ख्याल से बनी रहनी चाहिए। 43,100 43,200 का जो लक्ष्य है बैंक निफ्टी में वो शायद आज हमें देखने मिल सकता है। तो दोनों ही इंडाइसेस में काफी अच्छी तेजी है, मोमेंटम स्ट्रांग है एंड वीकनेस अभी भी कहीं दिख नहीं रही। तो अगर कोई लॉन्ग लेके रखें तो बने रहे, स्टॉप लॉस लगाए 18,300 पे। अगर कोई फ्रेश एंट्री देखना चाहते हैं निफ्टी पे तो जरूर देख सकते हैं इस लेवल पे, टारगेट 18,450 18,500। ऑलराइट, तो ये राय आपको बाजार पर दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। लगातार आपके स्क्रीन पर तरीके फ्लैश होते रहेंगे और सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए पहला सवाल, पहले दर्शक हमारे साथ नागपुर से जुड़ चुके हैं, घनश्याम। घनश्याम जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास टाटा कंज्यूमर के 1300 शेयर है। ओके, कितना समय दे सकते हैं आप घनश्याम जी? 1 ईयर 2 ईयर। ठीक है, रवि आपसे सवाल लेंगे टाटा कंज्यूमर पर। आज हम देख रहे हैं स्टॉक फोकस में भी है। कंपनी ने एक बड़ी डील की है, बिस्लेरी डील की खबर से आज टाटा कंज्यूमर में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। करीब 7,000 करोड़ में ये एक्विजिशन हुआ है, उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी कंपनी को मिलने की बात की जा रही है। उसके चलते आज स्टॉक में करीब 2.5 से 3% की तेजी है। इनकी जो खरीदारी है रवि वो 845 के आसपास की है, तो वहाँ से तो हल्का नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। बट 2-3 साल का व्यू है इनका, माफ कीजिएगा 1 से 2 साल का व्यू है इनका। क्या करें, टाटा कंज्यूमर में बने रहना चाहिए और थोड़ा और समय देना चाहिए स्टॉक को?
देखिए बिल्कुल पूजा जी, जिस हिसाब से यहाँ पर फंडामेंटल डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, चार्ट पे स्ट्रक्चर भी अच्छा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मौका है। और खासतौर से इनके माध्यम से मैं ये भी बोलूंगा कि नए कंज्यूमर के लिए भी मौका है। आप करंट लेवल पे भी अगर परचेजिंग करके चलते हैं तो मुझे लगता है अप साइड में शॉर्ट पीरियड में आपको 850 और लॉन्ग पीरियड में चलते हैं तो जैसे ही 850 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो एक बार 950 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आने वाले 1 साल का अगर टारगेट देखते हैं या 1.5 साल का अगर लक्ष्य रखते हैं तो मुझे लगता है कि 1050 और 1080 ये 2 लेवल आप फोकस कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, इन तीनों के टारगेट अगर देखते हैं तो पॉजिटिव साइड है। और मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पर बिल्कुल बाय करना चाहिए और थोड़ा एवरेज ऑन करिए, होल्ड तो रखिए ही रखिए। ठीक है, टाटा कंज्यूमर को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। राकेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए आपको? देखिए, मैं 3 शेयर के बारे में आपके एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहता हूँ। जी बताइए सर। तो येस बैंक है, ये मेरी बहुत हाई रेट में मेरी परचेज है। 3000 शेयर है मेरे और करीब 344 रुपए की परचेज प्राइस है। ओहो, 344 पे। और दूसरा है इक्विटास होल्डिंग के बारे में क्या व्यू है, क्या करना चाहिए? हमारी एवरेज परचेज 140 के आसपास की है। और बजाज कंज्यूमर, इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या इससे निकल जाना चाहिए? इस पे मुझे बजाज कंज्यूमर पे लगभग 150 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। बजाज कंज्यूमर किस भाव पर आपके पास है राकेश जी? 310। 310। इक्विटास? और इक्विटास होल्डिंग 141 रुपए की। 141 की जी। और इक्विटास होल्डिंग या और येस बैंक हमारे परचेज है 340 रुपए के हिसाब से करीब 3000 शेयर हैं। काफी ज्यादा नुकसान है। राकेश जी आपसे समझना चाहेंगे, आप ये बताइए कि काफी वक्त से आप होल्ड कर रहे हैं, शेयर लगातार नीचे आता गया, बहुत सारी नेगेटिव खबरें हुई, बहुत कुछ हुआ, मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया, नए मैनेजमेंट ने रिप्लेस किया, राणा कपूर बाहर चले गए। जी जी। बीच में आपको क्या, आपने कभी रिव्यू नहीं किया अपनी होल्डिंग का? किसी से आपने सलाह नहीं ली? क्या हुआ? हाँ, यही बात थी, क्योंकि येस बैंक को मैं पहले ट्रैक कर रहा था, बराबर बढ़ता जा रहा था। फिर इसको जब स्प्लिट हुआ जी तो हमें लगा ठीक है, दिस द टाइम टू कीप इन माय पोर्टफोलियो, क्योंकि हर बार ये रह जाता था। और उसके बाद से लगा कि ठीक है, इट इज जस्ट टाइमली, अभी नीचे आ रहा है, इट विल रिकवर, क्योंकि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा था। और उसके बाद बस क्योंकि उतना लॉस हो गया था तो जस्ट वेट कि हमारा लॉस का थोड़ा रिकवर हो जाए, वो उल्टा होता चला गया। ठीक है, चलिए इस पर राय लेते हैं। पहले तो आपसे बहुत संवेदना है कि आपको सारे के सारे जो शेयर आपके पास हैं आपको नुकसान उसमें हो रहा है, लेकिन रवि आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की और येस बैंक पर सबसे पहले राय लेंगे। 340 रुपए के आसपास की होल्डिंग है, 3000 शेयर हैं और एक ज़माना था कि इसको धीरे धीरे उस लीग में देखा जाने लगा था कि शायद ये शेयर आगे जाके HDFC बैंक की कैटेगरी में शामिल होगा, लेकिन फॉर्च्यून चेंज हुए, कुछ बुरी नेगेटिव खबरें आई, प्रोमोटर्स के बीच में डिस्प्यूट निकल के आया, बहुत सारी चीज़ें घटित हुई और उसके बाद पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ और अब एक नए फेज से गुजरा पूरा बैंक ये। इनके अगर भाव से देखेंगे तब तो वैल्यू कुछ बची नहीं है। आप देखिए नीचे से भी रिकवर करके 17 रुपए के आसपास ये शेयर आया है। आपका क्या व्यू होगा राकेश जी के लिए? क्या निवेशित रहें, क्योंकि शायद इस शेयर से इनके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, या फिर किसी और शेयर में भी वो मादा नहीं है कि इनके नुकसान की भरपाई कर पाए? सलाह क्या होगी आपकी? अभिषेक जी, आपके माध्यम से बहुत बढ़िया वैसे आपने टॉपिक उठाया। थोड़ा सा मैं उन कंज्यूमर को भी बताना चाहूंगा जो लोग इस तरीके के शेयर में फंस जाते हैं, जैसे आपका वोडाफोन आइडिया है और यस बैंक है। ये ऐसे शेयर हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में साल दर साल रहते हैं और आपको सिर्फ चूना लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आपका सिर्फ पैसा वहीं का वहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। और बीच में बड़े बड़े पंडितों का ज्ञान भी आता रहता है कि ये शेयर यहाँ से बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। 100% बढ़ भी गया तो 16 रुपए से 32 रुपए होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपके अगर शरीर में कोई कैंसर हो जाता है या कुछ होता है ना, तो आप उसका सबसे पहले दवा से इलाज करते हैं। ये शेयर आपके पोर्टफोलियो का कैंसर है, बेटर होगा आप इमीडिएटली क्विट कर दीजिए, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और आप
वापस से सोच पाएंगे। आपको एक शेयर दूसरा बता देता हूं इसकी जगह पे, यस बैंक से तुरंत क्विट करिए। अगर ये बढ़ भी गया तो भी आपको कुछ नहीं देगा, और अगर यहां से घटा तो आपको और परेशान करेगा, और जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है आप इसकी जगह दो चीजों को ऐड करिए, या तो स्टील अथॉरिटी यानी कि सेल को ऐड कर लीजिए जो 83 रुपीज के पास चल रहा है। मेरी कोशिश है आपको छोटे स्टॉक बताने की जिससे आप उनसे मोमेंट। माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन अब चूंकि इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है और कई बार अच्छे जो शेयर होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि नहीं लेकर भूल जाइए। कई बार हमने देखा है कि बाजार में ऐसे स्टॉक्स होते हैं थोड़े से चमत्कार भी करते हैं। क्या भूल जाना चाहिए? अभी 48,000 रुपए के आसपास की वैल्यू बच गई है, भीषण नुकसान है, शायद कोई आगे कुछ इसमें मौके बन जाए। देखिए 48,000 का मैं वही बता रहा हूं अभिषेक जी कि 48,000 का पैसा आपका ज्यादा से ज्यादा आप 60,000 रुपए हो सकता है और वापस से 30,000 रुपए हो सकता है। तो यही आपकी रेंज चलती रहेगी, आप साल दर साल मार्केट के में बने रहेंगे तो भी। और अभी आने वाले 3 साल तक या 4 साल तक ऐसा बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई देता। तो मैं इसीलिए स्टील अथॉरिटी जो 83 रुपीज का शेयर है वो जरूर डबल हो सकता है, यानी कि वो तेजी से बढ़ सकता है और आप इसमें मोमेंटरी ले सकते हैं, आपको डिविडेंड वगैरह भी मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है इस टाइप के स्टॉक में जाना ज्यादा अच्छा है। और जब कोई खराब स्टॉक पोर्टफोलियो में होता है तो अभिषेक जी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि आदमी उसके वजह से और स्टॉक्स को परचेज नहीं कर पाता या फिर और ध्यान नहीं जाता। तो इस तरीके की चीजों से दूर रहने में ज्यादा समझदारी है, मेरा अपना पर्सनल यही मानना है। ठीक है, तो येस बैंक से निकल के सेल में जाना है। लेकिन दो और शेयर हैं जहां पर नुकसान हो रहा है। इक्विटास 141 रुपए के भाव पर, इसका भाव भी 100 रुपए के आसपास ही है शायद। इक्विटास को एक बार स्क्रीन पर लाएंगे और हमने देखा है कि हाल फिलहाल कुछ बड़े निवेशक यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या फिर होल्डिंग इसमें ले रहे हैं इक्विटास में। इक्विटास से आपको उम्मीदें हैं क्या यहाँ पर निवेशित रहें या फिर यहाँ से भी निकल कहीं और चले जाएं? नहीं, मुझे लगता है अभिषेक जी आप अगर देखते हैं नंबर्स को देखिए तो मुझे लगता है इक्विटास और बजाज कंज्यूमर जो इनके पास दोनों शेयर हैं वो दोनों अच्छे हैं। थोड़ा सा मार्केट के मोमेंटम का यहाँ पर शिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि इक्विटास या फिर बजाज कंज्यूमर में थोड़ा सा पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, E-Mobility partner, Electra Green Tech, Door-to-Door Express partner, Om Logistics, associate partner, Indian Oil Corporation, associate partner, Life Insurance Corporation of India, state partner, Government of Uttarakhand. Good morning. I'm Padmaja Joshi. Times Now has been a front runner in not just bringing the news that matters to a nation on the rise, but also in bringing about tangible change with its editorial focus across its platforms. Right. You know, Padmaja, Times Now Summit is a manifestation of that very ethos. Absolutely. It was launched in 2020 and Times Now Summit has established its credentials as the forum where India's national agenda gets shaped. The inaugural edition was graced by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, and both the first and second edition of our summit saw the biggest voices and leading policymakers and influencers from across the globe come together on this one platform, Aisha, the Times Now Summit. Absolutely. In fact, today, the world finds itself at a critical juncture. I think we should just wait for everyone to be seated. It's a request to everyone in the audience. Can you please be seated? We have the Home Minister in the house in just a few minutes from now. It would be desirable for all of us to be seated by then. And that will also expedite that we stick to program. You have to understand we are bang in the middle of election season. So all of our guests are very, very busy. And we need to stick to schedule. If we can just have everyone seated, please. And of course, needless to say, your mobile phones on silent. Okay, so I was saying, Padmaja, that today the world finds itself at a critical juncture. You know, we are buffeted by challenging headwinds, we're dealing with a wavering dollar, an inflationary economic paradigm, very volatile crude prices, and also an unpredictable war, rising geopolitical tensions, which are all leading to a world order and myriad local challenges. However, against this backdrop, India continues to march forward with historically enviable global respect, exemplary neighbor relations,
and of course, a very robust democracy and a very resilient economy. What's more, India's federal structure remains strong. Each Indian state is now working to strengthen the national agenda, and all these factors only come together to make the vibrant democracy of India a global bright spot. Which is why, ladies and gentlemen, this year, Times Now Summit puts the spotlight on India, a vibrant democracy, global bright spot. And we've seen it through multiple engagements that India as a country has had at international platforms. We're second to none. We are walking along with all the global democracies, shoulder to shoulder, looking them in the eye. And that's why over the next 2 days, we have over 30 sessions. You will be privy to union ministers, chief ministers, opposition leaders, influencers, global leaders, and all of them will be engaging in a dialogue on multiple issues that are of importance to India as a country. And it's important to how our stature is rising globally, and of importance to you as a citizen of this great country. In fact, Padmaja, the power-packed lineup of speakers, and ladies and gentlemen, you may want to focus here, over the next 2 days, includes none other than Minister for Home Affairs, Amit Shah. We'll also have Minister for External Affairs, Dr. S. Jaishankar, Minister for Textiles, Commerce and Industry, Piyush Goyal, Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Anurag Thakur, Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, Minister for Railways, Communication and Electronics and IT, Ashwini Vaishnaw, Minister for Women and Child Development, Smriti Irani, Minister for Law and Justice, Kiren Rijiju, Minister for Environment and Climate Change, Bhupinder Yadav, Minister of State, Road, Transport and Highways, General V.K. Singh, Chair Global Governance Forum and former head of Trends World Bank, Augusto Lopez Claros, Chief Minister Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, Chief Minister Assam, Himant Biswa Sharma, Chief Minister Goa, Pramod Sawant, the CEO of Niti Aayog, Parveswaran Iyer, member PMEAC, Sanjeev Sanyal, amongst others. तो दिल्ली में आज से टाइम्स नाउ समिट का आगाज हो गया है, जहां पर दिग्गज कॉरपोरेट्स, राजनीति के धुरंधर वो हिस्सा ले रहे हैं और देश की ग्रोथ स्टोरी पर, जो इकोनॉमी के लिए जो चैलेंजेस हैं या फिर भारत के लिए जो एडवांटेज है, उस पर अपनी राय शेयर करेंगे। तो एक बड़ा मंच सज चुका है और वहां पर हम आपको बारी बारी से ले चलेंगे। थोड़ी देर में आपको फिर से वहां से रूबरू कराएंगे, लेकिन चलिए बाजार पर इस वक्त नजर डालेंगे और कुछ स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे थे, उन पर फिर से फोकस करेंगे। बजाज कंज्यूमर लिस्ट में था, जिस दर्शक से हम बातचीत कर रहे थे, उनके पास बजाज कंज्यूमर भी है। आदित्य, आपसे जानेंगे कि बजाज कंज्यूमर 310 के भाव पर इनके पास ये शेयर हैं और यहां पर भी वैल्यू इरोड होकर 158 रुपए के आसपास की रह गई है, ऑलमोस्ट आधी हो गई है। क्या व्यू होगा आपका, इसके स्ट्रक्चर आपको कैसे लग रहे हैं और क्या आपको उम्मीद है कि कोई बड़ी तेजी इसमें आएगी? जी अभिषेक जी, काफी बड़े गिरावट के बाद स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। करंट लेवल्स पे डेफिनेटली एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा मैं। इनफैक्ट एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आए तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी आ सकती है। 250 260 का लेवल्स जरूर हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर इन चाहे तो ये एवरेज कर सकते हैं इस लेवल्स पे, और नीचे 120 130 का स्टॉप लॉस जरूर रहेगा, और ऊपर में अगर तेजी इसमें बनना स्टार्ट होती है तो 250 260 का लक्ष्य भी देखने मिल सकता है। सो बजाज कंज्यूमर एंड इक्विटास दोनों ही ऐसे स्टॉक रहेंगे जो मैं सजेस्ट करूंगा होल्ड करें और एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी मोमेंटम प्लेस में आने वाली है। ठीक है, बजाज कंज्यूमर पर ये भी। चलिए छोटा सा ब्रेक का वक्त।
दिल्ली में हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ का समिट का आगाज आज से हो गया है और इस 2 दिन तक चलने वाले समिट पर देश दुनिया के दिग्गज धुरंधर शामिल होंगे और थोड़ी देर में आपसे रूबरू होंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो देश की ग्रोथ स्टोरी, सरकार के विजन, आगे सरकार क्या कुछ करने वाली है देश की तरक्की के लिए, इस पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे। इसके अलावा थोड़ी देर में तो आपको हम समय समय पर ले चलेंगे टाइम्स नाउ समिट में, वहाँ की झलकियाँ दिखाएंगे और जो कि स्पीकर्स हैं इस इवेंट के, उनकी बातचीत भी आपको सुनाएंगे। लेकिन चलिए शो पर फिर से वापस लौटेंगे और हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं मुकेश फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश है। मेरे डेविस लैब के 10 शेयर है और बाइंग प्राइस है 3554.70 और विप्रो के 100 शेयर है 435.70। तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो कैन आई एवरेज? ठीक है, डिवीज लैब एपीआई की बड़ी मैन्युफैक्चरर, इस पर आपकी क्या राय होगी रवि? डिवीज लैब हमने देखा था कि बढ़िया तेजी दिखाई थी, कंपनी को निफ्टी में भी जगह दी गई थी। डिवीज लैब यहाँ से आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही है? थोड़ा सा अभिषेक जी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है नंबर्स जब से इसके रिलीज हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, लेकिन मार्केट के जो अभी मोमेंटम है उसमें मुझे लगता है कि इनको पोजीशन स्विच करने में ज्यादा समझदारी है। आप सिप्ला या फिर सन फार्मा, इन दोनों में से कोई भी स्टॉक आप चूज करके आप उसमें अपनी पोजीशन अगर बदलते हैं तो आपको मार्केट में कहीं बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर एक बार स्विच करनी चाहिए और इन 2 स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं या फिर मंथली ऑन मंथ बेसिस पे देखते हैं तो डिवीज लैब थोड़ा सा कंसोलिडेटेड है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाया है। तो बेहतर होगा अगर आप ये रणनीति फॉलो करें तो आपके रिटर्न्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, डिवीज लैब को ये व्यू, लेकिन विप्रो के स्टॉक्स भी हैं इनके पास। आदित्य आपसे जानना चाहेंगे, देखिए फंडामेंटली थोड़े चैलेंजेस अभी कायम है आईटी कंपनीज के लिए और कहीं ना कहीं मार्जिन वाला जो प्रेशर है वो हिट कर रहा है। 52 हफ्ते के निचले स्तर से थोड़ी सी उभरने की कोशिश हालांकि ये शेयर कर रहा है। हमने देखा था सोसाइटी जनरल ने ब्लॉक डील में कुछ शेयर भी खरीदे हैं इनके। विप्रो आपको चार्ट पर कैसा लग रहा है और यहाँ से आगे का सफर कैसा रहेगा? इंटरेस्टिंग, अगर मैं एक चीज देखूं विप्रो में तो करेक्शन के बाद स्टॉक 61.8% रिट्रेसमेंट पे आके रुक गया है। वो काफी एक अच्छा लेवल है स्टॉक के लिए और अगर वो सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो वहां से एक तेजी वापस हमें देखने मिल सकती है विप्रो में। तो क्योंकि सपोर्ट बहुत ही पास में है, 370-375 का सपोर्ट लेवल है विप्रो पे। मैं सजेस्ट करूंगा कि होल्ड करें, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। एंड आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग वापस चालू हो गई है। पहले मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी देखी हमने, अब आज हम देख रहे हैं लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स भी चल रहे हैं। तो विप्रो शुड ऑल्सो आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन। तो डेफिनेटली बने रहे, नीचे 375 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर आपको यहाँ से 5 से 6% की तेजी जरूर देखने मिल सकती है विप्रो में। बिल्कुल। तो ये राय विप्रो में आपको दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए राजकोट से भावेन जी का आया है और इनका सवाल है औरोबिंदो फार्मा पर 200 शेयर 650 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। रवि आप सजेस्ट करिए, लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है और इन्होंने भी जो इनकी खरीदारी है वो काफी ऊपरी स्तर पर है, तो काफी ज्यादा नुकसान इनको उस स्तर से झेलना पड़ रहा है। अगर 6 महीने का चार्ट हम आपको दिखा पाए तो करीब 15% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली और जनवरी से लेकर अभी तक स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? औरोबिंदो फार्मा में अभी भी बने रहना चाहिए, कुछ रिकवरी हो सकती है, इनको घाटे की भरपाई हो सकती है या फिर निकल जाए स्टॉक से? देखिए पूजा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर 1 साल का देखते हैं तो लगभग 29% डाउन देखने को मिला है और जो एक अरविंदो फार्मा से एक उम्मीद थी कि जिस तरीके की फाइनेंशियल्स और नंबर्स थे एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फार्मा सेक्टर में ही रहना है तो आप बेटर होगा कि आप
दूसरी तरफ आप मूव कर जाएं, या फिर जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया 2 स्टॉक्स जिनमें सन फार्मा और सिप्ला, ये ज्यादा बेहतर स्टॉक हैं, ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अरविंदो फार्मा की जो ग्रोथ है या जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आ रहा है, और वो आपको चार्ट पे भी क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन पे है, लॉन्ग टर्म 6 महीने 8 महीने के हिसाब से देखते हैं तो एक दायरा जो है वो नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आप यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट करके आप दूसरे जो स्टॉक्स मैंने सजेस्ट किए हैं आप उनमें स्विच करें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, ये भी अरविंदो फार्मा को लेकर, लेकिन डॉक्टर कार्तिक साल्वी का सवाल लेंगे। वो आया है व्हाट्सएप के जरिए, इनके पास है आईसीसी बैंक के 400 शेयर 500 रुपए के भाव पर और आईटीसी के 1500 शेयर हैं 220 रुपए के भाव पर। आकर्षक भाव पर दोनों ही खरीद और बहुत ही शानदार मुनाफा दोनों ही शेयर में। आईसीसी बैंक ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाइज के आसपास, आईटीसी भी 350 रुपए के आसपास लगातार बना हुआ है। अभी भी इसको होल्ड करें आदित्य, दोनों शेयरों को? जी अभिषेक जी, आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली होल्ड करे। यहाँ पे 1000 का लक्ष्य इमीडिएट बनता है। आईसीआईसीआई बैंक में मैसिव आउट परफॉर्मेंस कर चुका है स्टॉक, और इनकी क्योंकि बाइंग भी काफी अच्छी है तो आईसीआईसीआई बैंक को होल्ड करे, 1000 रुपए का लक्ष्य लेके रखे और वहां पे थोड़ा बहुत ऑफलोडिंग करने के लिए देख सकते हैं। आईटीसी में थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ इस लेवल्स पे। नेगेटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं चार्ट्स पे, कहीं ना कहीं मोमेंटम वीक हो रहा है क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट्स पे आईटीसी पे भी बैठे हैं। तो मैं एक सलाह दूंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। अगर यहाँ पे करेक्शन देखने मिलती है आईटीसी में 6 से 7% या मे बी 10% की भी करेक्शन आए तो आप वापस फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं। करंट लेवल्स पे मुझे अपसाइड लिमिटेड लग रहा है आईटीसी में, काफी आउट परफॉर्मेंस हो चुका है और चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि एक करेक्शन ड्यू है स्टॉक में। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पर ही दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं कि राजस्थान से हेमंत जी ने भेजा है। एनटीपीसी 100 शेयर्स 177 के भाव पर है। यहाँ पर भी हल्का नुकसान इनको हो रहा है, इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक का कारोबार कर रहा है। आदित्य, एनटीपीसी में क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? 177 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था, हल्का नुकसान है इनको। चार्ट्स पर क्या चार्ट्स पर किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था एनटीपीसी में। इनफैक्ट यूजुअली ये स्टॉक उतना नहीं आउट परफॉर्म करता है। हाल फिलहाल में ये स्टॉक ने काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। एक वो आउट परफॉर्मेंस के बाद एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है स्टॉक में, वीकनेस अभी भी नहीं है ऐसा चार्ट्स में कुछ, तो मैं रेकमेंड करूंगा होल्ड कर सकते हैं। ऊपर 200 का लक्ष्य इमीडिएट रहता है, अगर वो निकालता है तो 210 भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। नीचे 145 150 का अच्छा सपोर्ट है। एक बार ये कंसोलिडेशन फेज खत्म हो जाए तो मेरा मानना है अप मूव वापस स्टार्ट होगा। तो बने रहे एनटीपीसी में, नीचे 145 150 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर 200 का लक्ष्य के लिए बहुत अच्छे लक्ष्य हैं 200 रुपए तक की। महाराष्ट्र से रविंद्र हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रविंद्र जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? मदरसन सुमी के शेयर है आपके पास? आवाज सही से नहीं आ पा रही है, कुछ शायद फोन लाइन में कुछ तकनीकी दिक्कत होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। 1900 शेयर है 154 रुपए के भाव पर। मदरसन सुमी यानी कि संवर्धन मदरसन के 71 रुपए के भाव पर। वेलकम एड्रेस फॉर द टाइम्स नाउ समिट। ठीक है, तो टाइम्स नाउ समिट में शिरकत करने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए, संबोधित करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वहां पर जो सम्मानित हमारे अतिथिगण हैं उनको संबोधित भी करेंगे, तो उनका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये समिट आज और कल 2 दिन दिल्ली में चलेगा और इसमें देश दुनिया के, इंडस्ट्री के, पॉलिटिकल वर्ल्ड के जो बड़े दिग्गज हैं वो शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा हम देखेंगे कि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा टाइम्स ग्रुप का पूरा हमारा जो मैनेजमेंट है वहाँ उसके लोग भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री और जो हमारे खेल मंत्री भी हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा विपक्षी दलों के कुछ दिग्गज नेता जैसे कि
कांग्रेस के मनीष तिवारी वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बाकी हम देखेंगे कि पूरे इंडस्ट्री के स्टार्टअप वर्ल्ड के जो बड़े दिग्गज हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनकी बातचीत हम इस मंच के माध्यम से सुनेंगे और समझेंगे। वो कंपनियां जिनको आप रोज जिनसे रूबरू होते हैं, जिनको आप सुनते हैं इटिनो स्वदेश पर भी, उसके मैनेजमेंट भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आई एम प्लीज्ड टू वेलकम यू ऑल टू द थर्ड एडिशन ऑफ द टाइम्स नाउ समिट। टुडे वी आर एट द dawn of a new era, from underdeveloped to developing to emerging. India has had many tags attached to it through the decades. But as the G20 summit in Bali so clearly established, India's moment on the world stage has truly arrived. When our respected Prime Minister, Shri Narendra Modi, met with Russia's President Putin in September, he told him, "The era of war is over. Let's talk peace." In the days that followed, his words resonated through the global leadership. His pivotal role was publicly acknowledged by a majority of UN Security Council's permanent members. And now they have been adopted by consensus in the Bali Declaration. In a fractured world, he has emerged as a statesman who has the ears of both Washington, D.C. and Moscow. As India takes over the G20 presidency, we are confident our Honorable Prime Minister will deliver on his promise that it will be inclusive, ambitious, and will work as a catalyst of global change. Even as India takes center stage politically and diplomatically, it has been racing up the economic pecking order too. In a karmic twist, it recently overtook the United Kingdom, its former colonial ruler, to become the world's 5th largest economy. It is set to overtake Germany and Japan to become one of the world's top 3 economies in the next few years. The stock market is touching new highs. India is seen as the most attractive destination for sovereign wealth funds after the US. And we are home to the 3rd largest startup ecosystem in the world. At a time when some of the biggest economies are staring at a recession, India remains a high-growth bright spot on the global map. But the most important aspect of the rise of a new India is that it is being driven not just by the mind, but equally by the heart, by Hriday. If proof were required of this, it comes in the form of Centre's food subsidy expenditure, which is set to cross rupees 3 lakh crores. That's primarily because of the free food grain scheme under the PM Garib Kalyan Ann Yojana. What makes these giant strides all the more impressive is that we are not run by diktat and dictatorship. We are a vibrant democracy. Our elections, where hundreds of millions come out to vote peacefully, are a matter of great pride and joy. Yes, we face formidable challenges. Foremost among them is the fact that we are in a hostile neighborhood. There are many who would like to block our progress towards peace and stability. But as our Prime Minister and our Home Minister have demonstrated time and again, while India does not seek conflict, it will not compromise on the safety and security of Indian citizens. It has been the endeavor of Times Now Summit to assess the opportunities as well as the threats that lie ahead. We are extremely grateful for the consistent support we have received from the national leadership. Our Prime Minister flagged off the first edition of the summit in 2019. And I want to express my deepest gratitude to our Home Minister for his unstinting encouragement through the years.
he unveiled the new agenda for India at the second edition in 2021, when he also inaugurated our Hindi news channel Times Now Navbharat, which has grown to become a significant voice in the news space in a short span. This year, as the Times Now Summit strives to attain even greater stature, Shri Amit Shah has once again honored us with his presence. May I now request the Vice Chairman and Managing Director of the Times Group, Mr. Sameer Jain, to kindly escort the Honorable Home Minister of India to the stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together for a big round of applause. Thank you very much, gentlemen. Request you all to please stay on stage. Every new beginning must be marked by an auspicious tradition. Before we begin with the third edition of Times Now Summit, let us mark the ceremony with the lighting of lamps, an auspicious tradition for new beginnings. We would like to invite the Honorable Union Minister for Home Affairs, Sir Shri Amit Shah, to light the ceremonial lamp. We also request the Vice Chairman and Managing Director request the Vice Chairman and Managing Director of the Times Group, Mr. Sameer Jain, to please address the August gathering. Sir, if you can just come to this podium, please. Sure. That's good, just as a backup. No, I don't need that. Excuse me. This I don't need. I don't need this. Okay, you don't need it? Then that's good. Leave it. Yeah. अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये हमारे महाप्रसिद्ध कवि वाजपेयी जी ने जब कहा था, तो आदरणीय अमित शाह जी पॉलिटिक्स, राजनीति में अपना जीवन का योगदान शुरू कर रहे थे और हमारे ये अमित भाई ऊर्जावान, फुल ऑफ हाई एनर्जी ऊर्जावान, अनेक कमल खिलाए हैं, खिल आए हैं। 2800 प्रांतों में कमल खिले हैं। आज आप यहाँ आए, आप आए, उसका तहे दिल से धन्यवाद है। टाइम्स नाउ समिट यानी शिखर, समिट यानी शिखर, आप सभी का स्वागत है। आपसे मिलकर आपकी अटलता का ज्ञान हुआ और ये अनुभव आभास हुआ कि सफलता एक दिन में नहीं, पर एक दिन जरूर मिलेगी। वो दिन आज है, वो समय अभी है,
that time is now. Times now. आज प्रत्येक भारतवासी भारत की प्रतिभा, प्रभाव, प्रतिबद्धता और भारत के श्रम परिश्रम का प्रमाण है, जो कि अपना जीवन उत्साह, उमंग और उल्लास से जीना सीख रहा है। जब से मोदी जी ने ये अनुप्रास के शब्द विक्रांत के लॉन्च में कहे थे, तो ये देश भर में अनुप्रास गूंज रहा है। आज ये संकल्प है कि टाइम्स नाउ, आज का समय उत्सव, उमंग, उल्लास और ऊंचे संकल्प से आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब मिलकर अमित भाई की अनेक सफलताओं पर विचार करें। ये एहसास होगा कि अमित भाई ने गृह मंत्री होने के नाते भारत को एक घर की तरह संभाला है। एक आइडियल परिवार में सबकी संभाल होती है, सब होते हैं। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, ना कमाने वाले और कुछ ही कमाने वाले भी होते हैं, लेकिन सबकी संभाल होती है। ये आइडियल परिवार है, ये आइडियल देश की निशानी है। अमित भाई हमारे गृह में शांति से, अनेकांतवाद से, जो जैन धर्म का केंद्र बिंदु है, अनेकांतवाद, हर वाद सही है, हर एक का दृष्टिकोण है, हर एक कोण सही है। ये जैन धर्म के नॉन वायलेंस, अहिंसा का ये अधिष्ठान है कि हर एक सही है, हर एक की एक जगह है। तो एक परिवार में, एक देश में, पॉलिटिक्स में सभी का कोण होता है। घर में भी एक समर्थन परिवारवाद का, एक उसका खंडन, एक राष्ट्रवाद का, एक उसका खंडन, कोई समवाद का और कोई विदंडवाद, सभी पेश होता है। और यही फिर भी ये बातचीत होते हुए परिवार या देश संपन्न होता रहता है, क्योंकि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो फ्री स्पीच है। हर जगह, हर भाषा, हर व्यू पॉइंट, अनेकांतवाद इसका अधिष्ठान है। जिस तरह अखंड भारत की सीमा बाली से लेके अफगानिस्तान तक थी। बाली आप जाओगे, मैं गया हूँ, होटल में पूछना यहाँ कौन सी जगह मैं देख के आऊँ, तो वो आपको मशहूर मंदिरों में ही भेजेंगे। वहाँ पे हर देवी देवता के मंदिर हैं, और क्योंकि उनकी नाक नक्श हमारे से थोड़ी फर्क है, तो वहाँ देवी देवता उनके नाक नक्श और कई छोटी छोटी रीति में फर्क है हमारी रीतियों से, लेकिन पूजा और वही देवी देवता हैं, अनोखी बात है। और अफगानिस्तान के तो आप सभी जानते हैं, वहाँ बामियान बुद्धा की कैसे स्टैचूज थी। तो हमारा देश का जो अखंड भारत था, जो ऐतिहासिक हो गया था, अब वो नए रूप में, मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक महा अखंड भारत का निर्माण आपके और प्रधानमंत्री के लीडरशिप, नेतृत्व में ज़रूर होगा। विदेश जब जाते हैं, आप भी 20 साल से सब जा रहे हैं, तो कॉलेजेस में, मंदिरों में, घर घर में हिंदुस्तान का संस्कृति यानी कल्चर, हमारे शास्त्र की कोर्सेज, हमारे शास्त्रीय संगीत
शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भोजन, आयुर्वेदिक का भोजन के कोर्सेज निरंतर चलते रहते हैं और अध्यात्म की चर्चा बढ़ती जा रही है। गीता, अष्टावक्र, योग वशिष्ठ, पातंजलि सूत्र, ये सब पढ़ाए जा रहे हैं सब कॉलेजेस में। ये मैं देख रहा हूँ कि ये बढ़ता जा रहा है। ये हमारा प्रभाव महाअखंड भारत का कल्चर फैलाने का। आप आदरणीय गृह मंत्री चाह रहे हैं कि मेडिकल की पढ़ाई सब हिंदुस्तानी भाषाओं में होवे। आपने अभी कहा कि सच में जो माँ की भाषा होती है वो ओरिजिनल हमारी भाषा में हम सबसे ज़्यादा अपने को व्यक्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो आपने कहा ये शर्म आनी चाहिए यदि हमको अंग्रेजी पर निर्भर करना पड़े। हाँ ठीक है, वो भी एक भाषा है, लेकिन हमको निर्भर न करना पड़े, हम उसके नीचे ना आ जाएं, उसके आदी ना हो जाएं। हमको अपने हिंदुस्तान की 14, 16, 17 भाषाओं पे पूरा गर्व हो और मेडिकल जैसी कड़ी पढ़ाई हमारे सब भाषाओं में होवे। तो आपको जान के अनोखी खुशी होगी कि जो प्रसिद्ध हॉस्पिटल हैं अमेरिका में, वहाँ पर नेचुरोपैथी, योग और ध्यान, सबसे मशहूर हॉस्पिटल मेयो कॉलेज है शिकागो के पास। तो वहाँ पे हिंदुस्तानी डॉक्टर ध्यान की क्लासेस पेशेंट्स के लिए लगाते हैं और इंटरेस्टिंग बात है कि हर पेशेंट उसके लिए $1000 फीस देता है एक ध्यान की क्लास के लिए। यहाँ तक हमारा प्रभाव फैलता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जैसे रशिया को कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये उनकी शैली थी कि कोई विदेश वाला कैसे समझे। लेकिन हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है कि कभी भी युद्ध का समय नहीं है, नॉट कि ये समय नहीं है, कभी भी हिंदुस्तान ने आक्रमण का समर्थन नहीं किया। लेकिन जब आक्रमण हुआ तो कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि तुम उसका जवाब दो। लेकिन हमने, हिंदुस्तान ने या कृष्ण ने आक्रमण नहीं सिखाया। इसलिए हमारी मिनिस्ट्री, इंग्लैंड में उसको वॉर मिनिस्ट्री कहते थे, हमने उसको डिफेंस मिनिस्ट्री कहा। और मेरे को ऐसा विचार आ रहा था कि गृह मंत्री, ये पीस मिनिस्ट्री का नाम आप विचार करें, क्योंकि घर घर में शांति इससे फैलेगी और फिर सारे विश्व में पीस होगा। There is no path to peace. Peace is the path. ऐसा नहीं है without war no peace. Peace is the path. ये महाभारत का समय नहीं है, अखंड भारत इतिहास हो गया है। ये जो समय है महाअखंड भारत का, ये महाशब्द बहुत अनोखा है। इंग्लैंड 400 साल पहले संकल्प किया कि हम विश्व में छा जाएंगे, तो उन्होंने, गूगल से मैंने निकाला, 400 साल पहले ये ग्रेट शब्द जोड़ा। ग्रेट यानी एक छोटा सा देश जिसका साइज बिहार जितना है, हमारे से 7% इंडिया से उनकी ज़मीन है। इतने छोटे से देश ने सिर्फ संकल्प के आधार पर विश्व में 400 साल वो छा गए। पिछली जो शताब्दी गई तब तक इंग्लैंड का प्रभाव था। ये जो शताब्दी है जिसके सिर्फ 20 साल गुजरे हैं, आप देखते जा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की शताब्दी होगी, क्योंकि हमने हिंसा के माध्यम से विश्व नहीं जीता, हमने अहिंसा सिखाकर उसको प्रस्तुत करके सारे विश्व को जीतने का
संकल्प किया है, हमारी संस्कृति से, हमारे अध्यात्म से, हमारे धर्म से, हमारे कर्तव्य कर्म से, जिस पर मोदी जी ने एक नया विस्तार किया है, इंडिया गेट वाली सड़क को राजपथ से बदल देने का। ये अहिंसा का सिद्धांत सोचो कि गांधी जी ने, महावीर और बुद्ध 3000 साल से ये चलता आ रहा है। कोई शास्त्र नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का बेसिक नेचर, बच्चों 3 बरस के बच्चों में आप देखोगे एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, धक्का दे के गिरा देंगे। तो मैं देखता रहता हूँ कि हिंसा एक बेसिक नेचर ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन के पहले, उसके डेवलपमेंट ग्रोथ के पहले हिंसा होता है। तो भले पातंजलि खोलो, भले ब्रह्मसूत्र खोलो, भले आप योग वशिष्ठ देखो, हर एक शास्त्र अहिंसा को कहता आ रहा है। जो लड़ाई करके जीत जाता है, जो आक्रमण या सेल्फ डिफेंस में जीतता है, उसको आप वीर कहेंगे। लेकिन जो बिना लड़ाई के शांति प्रस्ताव से शांति फैला देता है, अहिंसा फैला देता है, उसको मोहित जी आप क्या कहेंगे? महावीर कहेंगे। तो वीर और महावीर का ये भेद देखें कि हमारे महावीर अब प्रकट हो रहे हैं। हमारे राम लखन की जोड़ी में प्रधानमंत्री और आदरणीय अमित शाह की ये अनोखी जोड़ी में ये जो समय आ गया है, ये न भारत का अभी है, न भारत का ये टाइम्स नाउ है। भारतवासियों का देश की प्रगति में समभाव है। जिस शब्द आपने कई बार गुजरात के इलेक्शंस में कहा है, जब हम मिलजुल कर कर्तव्य कर्म करेंगे तो उसको समबुद्धि कहते हैं। और जैसे प्यार की नज़र से मैं आप सबको देख रहा हूँ, इसको समदृष्टि कहते हैं। और जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो हर समस्या का हल हो जाता है, समाधान हो जाता है। और इसी को समाधि कहते हैं, जो हमारे कल्चर और अध्यात्म का फाउंडेशन है, अधिष्ठान है। गुजरात के इलेक्शन में आपने अनोखे अनुप्रास से कहा कि हम मजबूत सरकार देकर एक सुरक्षित, सुविकसित, संस्कृत और शिक्षित गुजरात बनाना चाहते हैं, जो हम सालों से कर रहे हैं। इस अनुप्रास ने मुझे प्रेरणा दी कि ये आपकी संस्कृति है, आपके संस्कार हैं, जिससे सारे 28 प्रांत में सुशोभित आप और प्रधानमंत्री होंगे। ये आपके बेसिक संस्कार हैं पीस फैलाने के। आखिर में कहना चाहूँगा कि जब हम आत्मनिर्भर होंगे, निर्दोष, निर्मल, निरंकार, निराकार, निर्भय भाव से देश के निर्माण में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा देश अहिंसक होगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता बढ़ेगी और हम दुनिया भर की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जय महा अखंड भारत। Thank you very much, Mr. Jain. And can I please request now our Honorable Home Minister to please address the gathering.
on the main topic of our summit today. Why is India a vibrant democracy and a global bright spot in these times? आज टाइम्स नाउ के शिखर सम्मेलन में ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ग्लोबल ब्राइट स्पॉट ये विषय पर 2 दिन तक यहाँ अलग अलग विषयों पर चर्चा शुरू हो रही है। मैं टाइम्स नाउ की इस पहल का हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि समय आ गया है कि हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान समग्र विश्व को हो। कई लोग हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस देश को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर किसी देश में प्रस्तापित हुई तो वो भारत में हुई है, और वो एक ऐतिहासिक सत्य है। बहुत बड़ा इतिहास इस देश का रहा। बहुत बड़े कालखंड को पसार करते हुए, ढेर सारे उतार चढ़ाव को सहते हुए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आज हम यहां पर पहुंचे हैं। और जब यहां पहुंचे हैं तब आज पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, आगे देखने का समय है। नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का समय है। आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। ये संकल्प लेने का समय है कि जब आजादी की शताब्दी होगी तब भारत कहां होगा, भारत सर्वप्रथम होगा। ये संकल्प लेने का ये समय है। 8 साल के अंदर राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास उन्मुख नीतियां और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडे के कारण भारत 8 साल में काफी बड़ी मंजिल काटकर आज यहां पर खड़ा है। भारत ने एक शांतिपूर्ण माहौल भी दिया है, और मोदी जी ने समग्र देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक संपूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचिन्ह पर सबसे प्रथम खड़ा हो, हर क्षेत्र में हम सर्वप्रथम हो। ये लक्ष्य लेकर आज मोदी जी ने तो गृह मंत्री थे टाइम समिट में बोलते हुए कि किस तरह से भारत की धाक भर रही है पूरे ग्लोबल लेवल पे, और इस बार का थीम भी वही है। तमाम चैलेंजेस के बाद भी भारत में जिस तरह की ग्रोथ स्टोरी, भारत में इंटैक्ट ग्रोथ स्टोरी को भारत में देखने को मिल रहा है, तो एक ब्राइट स्पॉट बनकर दुनिया के बड़े निवेशकों के लिए उभरा है। और दृष्टिकोण क्या है आज वो मायने रखता है। पूरी दुनिया आतुरता के साथ ये सुनने को, जानने को उत्सुक रहती है कि इस विषय पर भारत का दृष्टिकोण क्या है। और अब जब अगले साल से G20 की अध्यक्षता भारत के पास आ रही है, भारत के लिए, भारतीयों के लिए और हम सब के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि विश्व में हमारी जो पहचान है उसको और मुखरता के साथ हम आगे बढ़ा सकें। मित्रों, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, हम सब लोग इसको कितनी भी बारीकी में देखें, सरकार की कितनी भी कड़ी आलोचना करने वालों को भी ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये 8 साल के अंदर इकोनॉमी के हर डायमेंशन में भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले 25 साल भारत के 25 साल हैं। 10 साल से दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में भारत 11वें नंबर पर स्थित हुआ। 2004 से 14 तक
11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे हम स्टिक हुए थे। मोदी जी ने 8 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया भर को ये बताया है कि आने वाला समय भारत का है। IMF ने भी डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट कर कर भारत के अर्थतंत्र की व्याख्या की है, और ये उचित ही है, क्योंकि आज दुनिया भर को कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग का डेस्टिनेशन दिखाई पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन दिखाई पड़ता है, तो वो हमारा भारत है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी सटीक अर्थनीतियों के कारण दुनिया भर में जब कोरोना के बाद जो स्लोडाउन आया और पूरी सप्लाई चेन बिखर गई, उस वक्त सबसे तेज गति से वी शेप से उभरने वाली अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अगर कोई थी तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थी, और ये दुनिया भर ने इसको महसूस किया है। मित्रों, आज कई सारे पैरामीटर्स के अंदर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और कई सारे पैरामीटर्स ने हमें ये मानने के लिए पूरी दुनिया को मजबूर किया है कि हम आने वाले समय की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लगभग निर्यात का सवाल है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा निर्यात 2022 में $421 बिलियन का हुआ। वर्ष 2022 में सेवा का निर्यात भी सबसे ज्यादा हुआ। $421 बिलियन में से $254 बिलियन सेवा का निर्यात हुआ। FDI भी सबसे ज्यादा 2022 में $83 बिलियन आया। 70,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत के सुनहरे भविष्य का परिचायक है। 2014 में हमारे पास 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप। मोदी जी ने भारतीय युवा को विश्व के मंच पर अपनी शक्ति के साथ खड़ा रहने का एक मंच उपस्थित किया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी गत साल की तुलना में 46.8% हम बढ़ा पाए। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था को अपने आप गति मिलती है। 46.8% का कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी ये बहुत शुभ चिन्ह है। GST जब हमने लागू किया, ढेर सारे लोग ये कहते थे कि GST इस देश के लिए अनुकूल नहीं होगा। इतनी सारी राज्य की इकोनॉमी और सबके बीच में 16 टैक्सों को मर्ज कर कर एक बिक्री कर लाना, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। उस वक्त मुझे ठीक याद है, श्री अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री थे। उन्होंने इसको बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों का भरोसा जीतकर लागू किया था। उसके कुछ समय बाद जब मैं राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी को मिलने गया था, उन्होंने ही संसद में प्रधानमंत्री जी के साथ GST की शुरुआत की थी। तो बैठने के बाद सबसे पहला वाक्य था, अमित, आपकी पार्टी को GST के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मेरे को बेस्ट ऑफ लक क्यों कहना चाहते हैं कि शुरू तो कर दिया मगर मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत कठिन है। और आज मुझे आनंद है कि पूरा विश्व चकाचौंध होकर भारतीय अर्थव्यवस्था में GST के सफल प्रस्थापन को भूरी भूरी प्रशंसा के साथ देख रहा है, और हमारा GST कलेक्शन 1.49 लाख की एवरेज से 5 महीने से हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक कदम है जो विश्व को परिचय कराता है कि परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तनों के लिए, आर्थिक सुधारों के लिए भारत की जनता और भारत की सभी राज्य सरकारें और भारत की केंद्र सरकार एक मंच पर है, एक मन के साथ है, एक रास्ते पर है। और इससे भरोसा विश्व का हम पर बढ़ा है। 1.49 लाख का कलेक्शन बहुत बड़ी बात है। मित्रों, PM गति शक्ति का मैं
देश भर के लोगों को एक अपील करना चाहता हूं, और विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पीएम गति शक्ति का आप डिटेल अभ्यास करिए। पीएम गति शक्ति जो नरेंद्र मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, मैं दावे से कह सकता हूं इस देश की इकोनॉमी को बदलने के लिए अकेली पीएम गति शक्ति में पूरी ताकत पड़ी है, और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और पोर्ट पर सामान की आवाजाही को बहुत वाइब्रेंट तरीके से गतिशील बनाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके फायदे मल्टी डायमेंशनल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हमेशा इकोनॉमी को फायदा देता है, परंतु पीएम गति शक्ति के कारण जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके मल्टी डायमेंशनल फायदे हमें मिलने वाले हैं। 1,05,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हमें बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर किसी भी देश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर संभव नहीं है। और मोदी जी ने बहुत फर्मनेस के साथ 1,05,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ मोदी जी ने गरीबी उन्मूलन के लिए देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे, कह सकते हैं आप आधी आबादी से ज्यादा आबादी ऐसी थी जिनका पूरा जीवन रोजमर्रा की जरूरियातों के पूरी करने के संघर्ष में ही जाता था। उनके जीवन में सपनों की जगह ही नहीं थी, वो अच्छा स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। 70 साल की आजादी के बाद भी 2 समय क्या खाना वो ही दिक्कत थी। मोदी जी ने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। उनके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 10 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाया, 3.5 करोड़ से ज्यादा घरों में पहली बार 70 साल की आजादी के बाद बिजली पहुंची है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के माध्यम से हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य के सारे खर्चे की चिंता से उसको मुक्त कर दिया है। अब जब उनके जीवन स्तर उठा है तो अब वो महत्वाकांक्षा के साथ देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े हैं। आज मैं कह सकता हूं देश के अर्थतंत्र को पहले सिर्फ 70 करोड़ लोग गति देते थे, आज 130 करोड़ की पूरी आबादी देश के अर्थतंत्र को गति देती है। पहले हमारी इकोनॉमी में मार्केट सिर्फ 70 करोड़ का था, 70 करोड़ की आबादी का मार्केट था। आज भारत 130 करोड़ की आबादी का मार्केट बना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब कल्याण का मोदी जी का ये मंत्र देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने वाला। उसको घर मिल गया, लाइट मिल गई, शौचालय मिल गया, खाना मिल गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई। अब उसके मन में है मेरे घर में टीवी आ जाए, इसके मन में है मेरे घर में स्कूटी आ जाए, इसके मन में है मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और आगे की पीढ़ी देश में योगदान करे। ये जो जिजीविका, ये जो कल्पना 60 करोड़ लोगों के जीवन में जगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनके जीवन का तो निश्चित कल्याण हुआ है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि देश का हर एक व्यक्ति अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। परंतु इसके साथ साथ मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को भी बड़ी गति दी है और मैं मानता हूं कि इससे हमारे अर्थतंत्र को ढेर सारा फायदा होने वाला है। मित्रों, जब तक देश में शांति और सुरक्षा न हो कोई भी अर्थतंत्र विकास नहीं कर सकता है। हमारे देश में 3 बड़ी समस्याएं थी, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। आज मैं आपको बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, तीनों समस्याओं के समाधान के लिए ये 8 साल में मोदी जी ने बहुत परिश्रम किया है और देश बहुत कम समय के अंदर ये तीनों समस्याओं से निजात प्राप्त कर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अभेद और सुरक्षित बन जाएगा। और किसी भी देश का सम्मान, किसी भी देश का स्वमान इस बात पर निर्भर है कि आप आपकी सीमाओं की सुरक्षा कैसे करते हैं। किसी भी सार्वभौम देश के लिए
अपनी सीमाओं की सुरक्षा से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। आर्थिक विकास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आने चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छे हेल्थ के इंस्टीट्यूशन आने चाहिए, बहुत जरूरी है। मगर जब देश की सीमा ही सुरक्षित नहीं है तो ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखता। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पूरी दुनिया में एक संदेश दृढ़ता के साथ भेजा है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और ये दृढ़ता के साथ पूरी दुनिया में संदेश चला गया है। मित्रों, भारत की कृषि व्यवस्था को भी मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ाया है। आज हम कृषि के क्षेत्र में, कृषि पहले जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट करने वाला मानांक माना जाता था। मुझे पूरा विश्वास है 5 साल के बाद कृषि का जीडीपी भी देश में जीडीपी में कंट्रीब्यूटर माना जाएगा। ढेर सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 10% से ज्यादा कृषि विकास दर को हासिल किया है। ढेर सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी सिंचाई व्यवस्था को डबल से ज्यादा बढ़ा दिया है। ढेर सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पाकों की, क्रॉप्स की विविधताओं को बनाकर आज भारत का कृषि निर्यात 3 गुना करने का काम किया है। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर देश की इकोनॉमी में बनने वाला है। और मैं फिर से एक बार लोकतंत्र के लिए कहना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले हमारे देश के लोकतंत्र को 3 नासूर बहुत समय से परेशान करते थे: जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। मोदी जी ने देश की राजनीति को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत करी है, जिसमें दम होगा वो शासन करेगा, जो देशनिष्ठ होगा वो शासन करेगा, जो परिश्रम करेगा वो शासन करेगा, जो कहाँ जन्मा है इसके आधार पर, किस जाति के आधार पर और कितना तुष्टीकरण करता है इसके आधार पर कोई शासन नहीं करेगा। और देश की जनता ने मोदी जी की ये नीति को स्वीकारा है और स्वागत भी किया है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक का एक कालखंड फिर से एक बार भारत को विश्व में सबसे महान बनाने का कालखंड है। 130 करोड़ लोगों का संयुक्त परिश्रम, हम एक मन, एक सोच और एक दिशा के साथ इस रास्ते पर अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, ऐसा मेरा मानना है। 2047 में शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, मगर देश तो होगा। 2047 में पूरी दुनिया में सबसे प्रथम भारत हो, इस संकल्प के साथ हम पूरा देश आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और हम सर्वप्रथम हो, यही सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। अमित शाह जी, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to thank Mr. Sameer Jain and Mr. Vineet Jain for gracing the occasion. Thank you very much, sirs.